Assalamu alaikum friends, I am Arif Hussain. This video is just for educational purpose, not allowed to common people try self-medication. If you have any problem, you can approach your medical consultant. तो आज जो रीनल फेलियर इस पे बात करेंगे। इंतहाई आम टॉपिक है हमारे, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी तो काफ़ी सारी इसकी शरह भी बढ़ रही है। बहुत से लोगों को किडनी डिजीज़ और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से घरों में ये जो है तकलीफ़ें मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो मोटे मोटे जो काज हैं इसके, उसके बाद हम इसकी मेडिसिन्स और इसकी मैनेजमेंट जो है उसको भी बात करेंगे, डिस्कस इस पे होगी। तो डिहाइड्रेशन मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर, हम अपनी डेली लाइफ में पानी नहीं पूरा पीते, या ऐसी डाइट्स का यूज़ करते हैं जो रिच ऑफ प्योरीन डाइट्स, जैसे कि मतलब हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या ऐसी कोई चीज़ें लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काज है आपको नेफ्रोपैथी का। और इसके साथ फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ ऐसी जो मेडिसिन्स हैं, जो पेन किलर्स हैं, जैसे कुछ लोग हैं पेनाडोल या नेबरल फोर्ट या इस तरह की डेंजरस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी नेफ्रॉन में से फ़िल्टर नहीं हो पाते, क्योंकि किडनीज़ का काम है, इनका एक्टिव यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का काम है कि वो ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको थ्रू यूरिन जो है वो उसने निकालना होता है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, तो फिर आपका जो नेफ्रॉन है वो अपना स्ट्रक्चर ज़ाया करता है और आप में जो डिज़ीज़ एक डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये जैसे मैंने बात की मेडिसिन्स की, तो उनसे पेन किलर्स और ऐसी मेडिसिन्स से भी अवॉइड करना चाहिए, चाहे पर्सन टू पर्सन आ रही हों या कोई कंसल्टेंट आपको देता है, तो वो आपकी इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? पहले तो इसके तकरीबन 4 से 5 जो है वो स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, दूसरे स्टेज में लोअर लिम्ब पे एडिमा सा आएगा, आपको जो है वो टखनों में स्वेलिंग भी आ सकती है। जब 3rd ग्रेड आता है तो इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके फेस पे स्वेलिंग आ गई, आपको नोज़िया वॉमिटिंग या ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। साथ ही आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है या आपके पाँव पे स्वेलिंग आती है। तो इसके बाद 4th ग्रेड होता है, फिर 5th, ये सारा डिस्कस करते हैं। तो इसको सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है। इसके 2-3 अहम जो है वो टेस्ट हैं जो लैब में आपने करवाने होते हैं। सबसे पहले है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें अच्छा ब्लड यूरिया जिसकी नॉर्मल रेंज है 10 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे कम है तो अल्कलाइन हो जाएगा, बढ़ रहा है तो वो एसिडिक। तो इसी तरह जो सीरम क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन की जो रेंज है वो है 0.1 से 1.2, कुछ लैब्स में 1.4 तक भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं इसको, लेकिन ये जो है इसकी नॉर्मल रेंज है। और बाज़ लैब में जो यूरिक एसिड है वो भी इसी में इंक्लूड करके वो टेस्ट किया जाता है। तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है 4 to 7 मेल्स में और 3 to 5 जो है फीमेल्स में होती है। तो ये जब मतलब इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं तो आपको नेफ्रोपैथी, जो नेफ्रॉन है या किडनी डिजीज़ किसी का, तो इसके बाद फिर यूरिन आ रही, ये भी बड़ा अहम टेस्ट है। तो इसमें आपके WBC नील होने चाहिए, RBC नील होने चाहिए, प्रोटीन नील होनी चाहिए, जो शुगर लेवल है, शुगर है वो नील होनी चाहिए, डिपॉजिट्स नील होने चाहिए। तो इसी तरह अगर इसमें मिसाल के तौर पे WBC आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेफ्रॉन में इन्फेक्शन मौजूद है। अगर RBC भी साथ बढ़े हुए हैं तो फिर तो लीकेज ऑफ ब्लड भी हो रही है, मतलब इस तरह की कंडीशन है। तो इसके बाद प्रोटीन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेफ्रॉन से जब वो अपना पूरा काम नहीं कर पाता तो ब्लड से जो प्रोटीन होती है वो फिर यूरिन में वो आती है इस टेस्ट में। तो डिपॉजिट अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर तो आपको एक कोई, जैसे हमने एक मियाज़्म की वीडियो में बात की थी डिपॉजिट की, साइकोटिक मियाज़्म की, तो बेसिकली वहाँ पे आपको कोई डिपॉजिट हो गया है, कोई स्टोन डेवलप हो रहा है, तो इसका ये मतलब होता है। फिर एक टेस्ट है EGFR। तो इस टेस्ट में ये देखा जाता है, क्योंकि ये अप टू 60 होना चाहिए, और अगर ये 60 से नीचे 40 तक आ जाता है तो तब तक आपको जो है डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन से इसको क्योर कर सकते हो। मेडिसिन भी आपको बताऊंगा
तो अगर इससे नीचे आता है तो अगर 60+ पर्सन है तो आपको पता है पाकिस्तान में अब जो है एक शरह 69 पे एज की पहुंची है, तो फिर 60+ है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो मज़ीद जो आने वाली अपनी ज़िंदगी है वो डिलाइसिस पे गुजारे। लेकिन यंग एज है 40 राउंड अबाउट है, 30 राउंड अबाउट है, तो उसमें फिर बेहतर है कि डिलाइसिस की तरफ जाए, सॉरी जो ट्रांसप्लांट करवाया जाए ताकि नेक्स्ट जो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजर सके। तो ये तो बातें हो गई कि ये क्या होता है, क्या रीज़न्स हैं। तो जैसे मैंने पानी की कमी, ये भी एक इसका रीज़न है। तो बाज़ लोगों को जो है डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और वो जो है रिच ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेटेड जो लेते हैं फूड्स, तो वो आपको पता है वैसे भी एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह बन जाता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक काज है, क्योंकि आपको पता है ब्लड हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पहुंचाना बॉडी में। तो जब आर्टरीज वो उनमें एक नैरोपन मतलब एक तंग हो जाएंगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो वो नेफ्रॉन को भी डैमेज करेगा। क्योंकि अगर आप इसकी एनाटॉमी देखें तो ये बहुत सेंसिटिव वेन्स हैं इसकी, तो वो बारीक आर्टरीज हैं, सॉरी। तो इसलिए ये भी एक काज है। इसकी भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा होम्योपैथिक साइंस में इसकी कौन सी मेडिसिन हैं, ये जो हाई ब्लड प्रेशर या ये बाकी। तो ये सारी चीज़ें तो इनसे अवॉइड करके हम अपने आप को बेहतर जो है अपनी ग़िज़ा में ख़ास तौर पे, अब जैसे अब ये लोग हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, तो ये एक तो ये है कि अब बीटा सेल है उसका काम है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन का काम है कि वो जो फैट्स और जो शुगर ग्लूकोज है उसको डिपॉजिट करना बॉडी में। तो उसके बाद जो ग्लूकागोन एक सेल है उसका काम है कि उनको वहाँ से तोड़ना और जो डिपॉजिट फैट्स हैं उनको ग़िज़ा का हिस्सा बनाना, और वो हम एक्टिव होने ही नहीं देते। उसको एक्टिव होने के लिए 4 से 5 घंटे आपने कुछ नहीं खाना होता। जैसे रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो एक्टिव होता है, या फिर दिन में हम उसे मौका, खैर रमज़ान के महीने में तो एक्टिव होता है। जैसे दिन को हमें भूख लगी होती है तो कुछ टाइम गुजरता है तो भूख ख़त्म हो जाती है, तो बेसिकली वो उस टाइम अपना काम कर रहा होता है। तो ये भी चीज़ें, तो अगर अब किडनी स्टोन भी आ जाते हैं, स्टोन बेसिकली डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट सेल्स जिन्हें वहाँ से जो है रिगल्फ होना चाहिए था नहीं हुए, एक प्रॉब्लम आ गई। तो किडनी स्टोन में जब भी बात करते हैं तो बहुत से जितने होम्योपैथ्स हैं उनके माइंड में बहुत सी मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस, सासप्रेला, अच्छा प्रेरा ब्रेरा, एड्रेंजिया, उसके अलावा लाइकोपोडियम। तो ये सारी मेडिसिन सबके पास काम नहीं करती। ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करती। वही बात कि जो सैमुअल हनीमन ने कहा था कि मेरी सिमिलर मेडिसिन और क्योर के बीच में कुछ इनविजिबल फोर्सेस हाइल हो जाती हैं, जो कि उन्होंने जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की एडिशन 5 में पूरा चैप्टर है, तो वो बेसिकली इसलिए उनके पास काम नहीं करती क्योंकि वो मैज़मेटिक जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनको रिमूव नहीं करते और एक कजेटिव फैक्टर पे मेडिसिन देते हैं। पेशेंट ठीक हो जाए फिर दोबारा से वो बिहेवियर डेवलप होता है, फिर से ग्रेवल्स बनेंगे। तो वहाँ पे एंटीसाइकोटिक आप जब तक मेडोरिनम सिंगल डोज और या थूजा का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो है लाइकोपोडियम, एड्रेंजिया, सासप्रेला, प्रेरा कोई भी मेडिसिन है तो वो काम नहीं करेगी। तो यही बात है कि हमें इसमें जो है इस बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैज़मेटिक जो रेमेडी है उसको यूज़ करना होता है। अब लेफ़्ट साइड पे किडनी है तो बर्बेरिस वल्गैरिस, और राइट पे है तो लाइकोपोडियम। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद जो किसी को किडनी में पेन हुआ, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, नो पैथोलॉजिकली उसमें एविडेंस कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन पेन हो रहा है, तो ये पहला मियाज़म यहाँ पे आ जाता है सोरा का, यानी कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन के लिए मटीरिया मेडिका के अंदर टॉप जो रेमेडीज़ हैं वो एकोनाइट है, फेरम फास है, बेलाडोना है और 3 बाकी मेडिसिन हैं। ये जो है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में इनका यूजेस किया जाता है, जबकि बाकी आप देखें वैसे तो जो एक है एकोनाइट, फिर रेस्टॉक है, अर्सेनिकम एल्बम, ये तीनों जो है ये रेस्टलेसनेस की मेडिसिन हैं। लेकिन जो एकोनाइट है
वो आप जहनी बेचैनी की है, रेस्ट ऑफ जिस्मानी जो है बेचैनी की है, और आर्सेनिकम एल्बम वो दोनों की है, जहनी भी जिस्मानी भी। आपको अगर कोई बेचैनी होती है उसमें आप यूज़ करते हैं। तो एक शख्स को किडनी पेन हुआ, वहाँ पे अगर वो पेशेंट आपके पास खुद आया, आपको बताया, देन यू आर जो पोटेंसी है आपकी वहाँ पे 30, उसको आप 3 डोजेस देंगे और सेटल हो जाएगा। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा है लेकिन क्लिनिक पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पे 200 पोटेंसी का भी बड़ा यहाँ पे रोल है। तो अगर पेशेंट आपकी क्लिनिक या हॉस्पिटल में आने के काबिल नहीं है तो देन यू विल प्रिस्क्राइब 1 पोटेंसी। तो ये पोटेंसीज को भी सही से यूज़ नहीं किया जाता हमारे जो कंट्री में, तो बहुत से मसाइल हैं बहरहाल। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम जब देखते हैं कि किसी को ये जो स्टोन है वो रिमूव हुआ, किडनी से निकला और यूरेटर में आके रुक गया, फंस गया, डिपॉजिट हो गया, दोबारा से आपने मेडोरिनम की डोज देनी है। उसके बाद किलकेरिया रिनालिस, इस मेडिसिन को पढ़ें, बड़ा यूज़ है इसका, लेकिन ये वहाँ से उसको क्लियर करेगा। और अगर आप 15 डेज़ तक अगर इस किलकेरिया रिनालिस को यूज़ करते हैं तो लाइफ में आपको स्टोन ग्रेवल्स दोबारा से डिपॉजिट नहीं होंगे। इसी तरह यूरिक एसिड भी एक काज है। यूरिक एसिड में प्रोफेसर साहब हैं, हमने उनसे भी पढ़ा, तो वो बताते हैं कि आप 10 ml की मेडोरिनम की एक डोज 10 डेज़ के वक्फे से दे दें। साथ आप उसकी कोई भी गजेटिव फैक्टर पे आप आर्टिका यूरिन है, लिडम है, या कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, यूरिक एसिड की तो बहुत सी रेमडीज़ हैं, तो वो फिर दोबारा से लाइफ में उसको बिहेवियर नहीं बनता। अब क्या होता है हमारे कंट्री में, हमारे जो होम्योपैथ्स हैं तो वो भी यही करते हैं कि वो बस गजेटिव फैक्टर पे मेडिसिन देते रहते हैं, एलोपैथिक साइंस सिस्टम की तरह बस मैनेज करते हैं। वो इन्फ्लुएंस जो है मेजमेटिक उसको रिमूव नहीं करते, इसलिए पेशेंट क्योर नहीं हो पाते। तो इसके अलावा आप देखें आर्ट्रियोसेक्रिलोसिस, ये बहुत अहम जो है ये भी टॉपिक है। तो उसमें आपकी ब्लड वेसल्स जो है, आर्टरीज, वो तंग हो जाती हैं, नैरो होती हैं। तो फिर जब हार्ट का उसका काम है पंप करना, तो वो जब पंप करेगा ब्लड को तो वो बॉडी में फिर उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और ये नेफ्रोपैथी का एक काज है, क्योंकि नेफ्रॉन की आर्टरीज वो इंतहाई नैरो, बहुत बारीक होती हैं हार्ट या लीवर के मुकाबले में। तो इसलिए इसमें 3 रेमडीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो आर्निका 6C, यहाँ पे 3200 1 mcm का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे काम करेगी आर्निका 6C, ओरामेट 6C और फेरामेट 6C। ये आर्टरीज़ के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो जमा हुए उसको हटाती है और आपके ब्लड को इतना वो मतलब नरिश कर देती है कि नेक्स्ट उसमें ऐसा बिहेवियर होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी ये चीज़ें या ये मेडिसिन आप कहीं भी, अब आर्निका या ओरामेट बड़ी मेडिसिन हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस प्रॉब्लम में ऐसे काम करेंगी। अब ये होता है कि हम मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, किसी का यूरिक एसिड आई है, वो ज़ुरालिक या एलोपैथिक एक मेडिसिन है वो खा लेता है, ठीक है, वो सेटल हुआ फिर। तो बेसिकली जो कंसेप्ट था सैमुअल हनीमन का, उसके बाद कैंट का, हेरिंग, बोरक, इन सब लोगों का यही था कि पेशेंट फुली क्योर हों, और इस सिस्टम में होते हैं, मतलब हो रहे हैं। और जो है यहाँ पे असल में हमारे कंट्री में जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे तो एक एलोपैथिक साइंस एंड सिस्टम जो आर्टिफिशियल मेडिसिन है तो उसका एक सिस्टम राइज है, जबकि ये जो एलोपैथिक सिस्टम है तो इसको ज़्यादातर ख़राब हमारे होम्योपैथ्स ने किया है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मतलब उन्होंने अपनी क्लिनिक पे बस एक बोर्ड लगा दिया, जी इस चीज़ का इलाज करता हूँ, बस आ जाए। एक बड़ी फील्ड थी, इसको मस्क करके रखा हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसमें रेवोल्यूशन भी आएगी, लोगों को फ़ायदे भी होंगे और लोग क्योर भी होते हैं। जब किसी सिस्टम से लोग असल में वो मायूस होके जब आ रहे होते हैं तो फिर ही उन्हें जो है समझ आती है कि नहीं, ये एक प्रॉपर साइंस है, ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, इसकी तो अभी काफ़ी ज़ाब्ते रूल्स ये तय होने हैं। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ नेक्स्ट किसी पे बात करेंगे इस वीडियो से। अगर किसी को कोई थोड़ा सा भी
फ़ायदा महसूस होता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।